हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना होता है कि रेलवे में ज्वाइन करें किसी भी पोस्ट पे। और रेलवे की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं वो आपका ग्रुप डी का पोस्ट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टोटल ग्रुप डी में कितने तरह के पोस्ट हैं, सभी पोस्ट का वर्क प्रोफाइल क्या है, आप लोग कौन से पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, सभी को डिटेल में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बात करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें थोड़ी कम मेहनत है और आप लोग को थोड़ा टाइम वहाँ पे मिल सकता है, और वो पोस्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो यदि आप लोग रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 के वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि रेलवे में टोटल 17 तरह के पोस्ट हैं, डेजिग्नेशन है, और उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। जैसे कोई कैंडिडेट को यदि चश्मा लग रहा है ज़्यादा पावर का तो उनको कुछ ही पोस्ट मिलेंगे। यदि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आंख अच्छे हैं तो उनको दूसरे पोस्ट मिलेंगे। यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको पोस्ट अलॉट होगा। जैसे जिनका आंख प्रॉपर यानी सही है, कोई भी पावर का चश्मा नहीं लगता है, तो वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका पावर का चश्मा लगता है वो कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे बताया गया है, A2 से शुरू होता है और लास्ट आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड तक जाता है। लेकिन C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट यहाँ पे आपको एक भी नहीं मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट यहाँ पे नहीं है। यानी लास्ट जो आपका A2 से लेकर के यदि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड तक है तो आप लोग को पोस्ट कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड या C2 मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब होता है, तो आप लोग रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट देख सकते हैं। A2 कहने का मतलब होता है कि आप लोग फिजिकली फिट हैं सभी तरह से, हाथ पैर से। उसके बाद आपका जो आंख का विजन है वो बिना ग्लास लगाए हुए 6/9 होना चाहिए। यानी बिना चश्मा लगाए हुए आपका आंख है जो 6/9 होना चाहिए। अब A3 कहने का मतलब क्या होता है कि आप लोग फिजिकली फिट हैं और रेस्पेक्ट में, और आपका आंख चश्मा लगा करके या बिना चश्मे के भी यदि 6/9 है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे जो पावर यानी कि लिमिट है कि यदि आपका +-2 डायोप्टर तक आपका चश्मा लगता है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब होता है कि आपका आंख है जो 6/9 एक, और दूसरा यदि 6/12 है चश्मा लगा करके भी तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे जो आपका आंख का जो चश्मा का पावर +-4 तक एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपका जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है का मतलब है कि आप लोग फिजिकली फिट है सभी तरह से, और आपका एक आंख 6/9 और दूसरा 6/12 है चश्मा लगा करके भी, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे भी आपको जो पावर दिया जाता है +-4 डायोप्टर तक एक्सेप्टेबल है। C1 कहने का मतलब है कि आपका जो आंख है वो एक 6/12 है और यदि दूसरा 6/18 है चश्मा लगा करके भी, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाइएगा। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है कि 6/12 यदि आपका आंख है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन C1 तक आपके पोस्ट यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में मिल जाएंगे। यानी A2 से लेकर के आपका स्टार्ट होता है और C1 तक पोस्ट आपके एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टोटल 17 तरह के पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है और कौन से आपके लिए बेस्ट है। अब जो सबसे पहला पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। इसका जो वर्क प्रोफाइल है कि आपको वर्कशॉप में जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड काम है, जैसे कि कोई भी पार्ट पुर्जा है उसको खोलना कसना पार्ट्स लगाना, ये सभी काम होते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ब्रिज है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 मांगा जाता है। इसका मेन काम है कि जो भी ट्रेन का ब्रिज है जिससे ट्रेन क्रॉस करती है पुल, उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना।
उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसका मेन काम यही है कि जितने भी कैरेज या वैगन बनते हैं उन्हें बनाने में आपको मदद करना, यानी असिस्ट करना, क्योंकि आप लोग असिस्टेंट C&W कहलाएंगे। इसके बाद जो चौथी पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट डिपो स्टोर का है, जो आपका डिपार्टमेंट स्टोर के अंतर्गत आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा जाता है। इसका मेन यही काम है कि जो भी रेलवे के स्टोर होते हैं जहां पे अलग अलग उनके पार्ट्स रखे जाते हैं, उनको मेंटेन करना कि कितना कोई पार्ट्स ले गया, कितना आया, वो सभी का जो पेपर वर्क है वही आपको मेंटेन करना होगा। ये मान सकते हैं एक ऑफिशियल वर्क की तरह है। उसके बाद जो पांचवी पोस्ट है वो असिस्टेंट लोको शेड डीजल का है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम है कि जो डीजल की इंजनें होती है उसे मेंटेन करना, रिपेयर करना, यदि कुछ ख़राब हुआ है तो शेड में आएगा, उसे मेंटेन करना आपको मदद करना होता है। उसके बाद जो छठी पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल का है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें आपका वही असिस्टेंट लोको शेड वाला ही काम होता है। डीजल और इलेक्ट्रिक में बस फ़र्क यही है कि इसमें इलेक्ट्रिक इंजन होती है, उसे मेंटेन करना और रिपेयर करना मेन काम होता है। उसके बाद जो 7वां नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम है कि जो रेलवे से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के वर्क हैं, जैसे आपका लाइट, फैन, पंखा, ये सब चल रहा है, इसे मेंटेन करना, यदि कुछ रिपोर्ट आया वो ख़राब हुआ तो उसे रिपेयर करना, बदलना या उसे ठीक करना, मेन यही काम असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का होता है। उसके बाद जो 8वें नंबर का पोस्ट आता है वो आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन का है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। इसका मेन काम यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है तो जो गेटमैन गेट गिराते हैं, फाटक गिराते हैं, या जो कीमैन होते हैं जो ये रेल का पटरी चेंज करते हैं, या जो स्टेशन मास्टर को हेल्प करते हैं, उनका मेन यही काम होता है कि हेल्प करना स्टेशन मास्टर को या फाटक गिराना। उसके बाद जो 9वें नंबर का पोस्ट है वो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का है, जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिग्नल होते हैं, लाइट्स होते हैं ट्रेन के, उसे ठीक करना यदि ख़राब होता है तो। और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का होता है काम कि जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं या जो भी स्टेशन मास्टर आवाज़ यानी कि अनाउंस करते हैं, यदि वो उसे कुछ ख़राब होता है आवाज़ में या कुछ माइक में, साउंड में, तो उसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट ठीक करती है। और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के और भी अदर काम होते हैं। उसके बाद जो 10वें नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े ट्रैक मशीन की गाड़ियाँ आती है, जो ट्रैक को ठीक करते हैं या गिट्टी को उठाते हैं, बदलते हैं, इसे मेंटेन करना, रिपेयर करना, इसे देखभाल करना और चलते समय में इसे कुछ ठीक करना। उसके बाद जो 11 नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC का पोस्ट है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम है कि यदि आपको असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग का काम मिलता है तो जो जितने भी ट्रेन में लाइट्स होते हैं, यदि कुछ ख़राब होता है उसे ठीक करना, और यदि आपको AC का काम मिलता है तो जो ट्रेन में AC लगे होते हैं, यदि उसे ख़राब होता है तो ठीक करना या रिपेयर करना या बंद करना या चालू करना, ये आपको चलते ट्रेन में भी मिल सकता है, या जो ट्रेन रुकी हुई है उसे भी मेंटेन करना पड़ सकता है। उसके बाद जो 12वें नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC वर्कशॉप का है। दोनों में डिफरेंस 11वें नंबर और 12वें नंबर में यही है कि 11वें नंबर में आपको मे बी चलते ट्रेन में काम करना पड़ सकता है, ट्रेन और लाइटिंग का या AC का, और असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में है कि आपको जो वर्कशॉप होते हैं, यानी जहाँ पे कारखाने होते हैं ट्रेन का, वहाँ पे लाइट रिपेयर करना, लगाना, या AC लगाना, रिपेयर करना, ये काम हो सकता है। उसके बाद जो 13वें नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट TRD का है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इसमें मेन यही काम होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऊपर लाइन जाती है, जिसे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं,
या जिससे ट्रेन चलती है, यदि वो लाइन ख़राब होता है तो उसे मेंटेन करना, रिपेयर करना, या कुछ फॉल्ट आता है तो उसे देखना, ये मेन असिस्टेंट TRD यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो ये थोड़ा रिस्की काम है, मे बी यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क है। उसके बाद जो 14th और 15th नंबर का पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट वर्क्स का है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। इन दोनों पोस्ट में मेन यही काम है कि आपको कोई भी काम हो रहा है तो उसे आपको असिस्ट करना, हेल्प करना, या आपको दूसरे फील्ड में भी हो सकता है, फील्ड वर्क भी हो सकता है, या आपको हेल्प वर्कशॉप के भी अंदर करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको फील्ड वर्क मिला है या वर्कशॉप में असिस्टेंट का काम मिला है। उसके बाद जो 16वें नंबर का और जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा जाता है। इसमें मेन वर्क प्रोफाइल यही है कि यदि कोई रेलवे का हेल्थ कैंप लगा या कुछ चेकअप कैंप लगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो उसमें जाना, वहाँ पे असिस्ट करना, हेल्प करना, ब्लड लेना, यानी कि अपना अवेयरनेस बढ़ाना हॉस्पिटल के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग, मेन यही काम होते हैं। या हॉस्पिटल में भी कभी कभी आपको असिस्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद जो लास्ट 17th नंबर की पोस्ट है वो आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। लोग इस पोस्ट को लेने से डरते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क है, पैदल चलना पड़ता है, पैदल है जो रेल यानी जो ये आपका पटरी है इसे देखना पड़ता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, किसका नट खुला है, या कुछ ट्रैक में यानी कि कुछ फॉल्ट है। और आपको ये दिन में भी पैदल चलना पड़ सकता है 5 से 6 किलोमीटर, या आपको नाइट ड्यूटी मिलती है तो नाइट में भी करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है, जो काफ़ी मान सकते हैं लोग इसे लेने से डरते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप D के सभी पोस्ट को देखा कि कौन से पोस्ट में क्या काम है, कैसा वर्क प्रोफाइल है। बेस्ट पोस्ट वही होगा जिसमें कम काम है और आपको टाइम मिले, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। ये सब कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे काम आपको कम मिलता है, डेली फॉल्ट नहीं मिलता है। क्या आपके घर की डेली लाइट ख़राब हो रही है, पंखे ख़राब हो रहे नहीं, यानी कभी कभी फॉल्ट मिलेगा। लेकिन वर्कशॉप एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे डेली आपको काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आपको 9 बजे फिंगरप्रिंट मारना होगा, फिर जाते समय 5 बजे फिंगरप्रिंट मारना होगा। तो जो लोग कहते हैं कि वर्कशॉप अच्छी पोस्ट है, उसमें काफ़ी आपको हार्डवर्क है। यदि हार्डवर्क के लिए आप लोग तैयार हैं, मेहनत वाली काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको हाथ गंदे होंगे, बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा, काफ़ी आपको शारीरिक कष्ट होगा, तो वो वर्कशॉप के लिए यानी वहाँ पे काम होता है। लेकिन जो बाहर के यानी कि मान सकते हैं फील्ड वर्क वाले काम होते हैं, आउटलाइन वाले काम होते हैं, वहाँ पे डेली फॉल्ट नहीं आते हैं, आपको आराम से पढ़ने का समय मिलेगा, आप लोग रेस्ट भी करेंगे। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल में आपका हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम में हो गया। तो ये कुछ पोस्ट है जो अच्छे पोस्ट हैं। यदि आप लोग प्रेफरेंस अच्छे ढंग से डालेंगे, जब रेलवे का फॉर्म आएगा तो आपको प्रेफरेंस डालना होता है कि कौन से पोस्ट का आप लोग प्रेफरेंस कहाँ रखते हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड और आपके नंबर के बेसिस पे पोस्ट आपको अलॉट होते हैं। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, डिटेल में आपको जेसिंग क्लासेस ऑफिशियल प्रोवाइड आगे कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।